गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आपको पता है दोस्तों हमारा जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और एनिमल किंगडम हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्लांट किंगडम हमारा कंप्लीट हो चुका है। और कल मैंने एक वीडियो आपके लिए डाला था पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से रिलेटेड, वो भी मैंने आपके लिए करा दिया है। और आज का हमारा लास्ट वीडियो बचा है दोस्तों आपका फूड चेन यानी दोस्तों खाद्य श्रृंखला। और इसके बारे में जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि खाद्य श्रृंखला जो होती है, खाद्य जाल क्या होता है और पिरामिड्स क्या होते हैं। संख्या पिरामिड्स होता है, एक ऊर्जा पिरामिड होता है आपका, एक जलीय पिरामिड होता है। किस इनके क्या क्या जो है रोल होते हैं, यानी क्या क्या ये अपनी भूमिका निभाते हैं दोस्तों हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में। एक होता है दोस्तों ऊर्जा का नियम, ऊर्जा स्थानांतरण का नियम, ये किसने दिया। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा ये अंतिम वीडियो है। इसके बाद दोस्तों एक आपके लिए वीडियो बनाकर दूंगा जिसमें दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। बहुत सारी चीज़ें मैं उसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, जो भी वीडियो आपको कल शाम को ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, उस वीडियो को भी ज़रूर देखना है। फिर उसके बाद दोस्तों हम जो है सीरीज चलाने वाले हैं जिसमें ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, ठीक है दोस्तों, और आरआरबी जेई, इन सभी एग्ज़ामों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके वहाँ पर शामिल होंगे। ग्रुप डी के 2022 से लेकर जितने भी आरआरबी जेई के एग्ज़ाम हुए हैं, एएलपी के हुए हैं, टेक्नीशियन के हुए हैं, सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। तो आपको दोस्तों वो सीरीज अवश्य लेनी है, जिससे आपको आपके जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये सीरीज जो है आपकी कल तो नहीं दोस्तों, परसों से स्टार्ट हो जाएगी, आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों हम टॉपिक को अपने को स्टार्ट करते हैं। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो देखिए दोस्तों आज का ये हमारा टॉपिक है खाद्य श्रृंखला यानी दोस्तों फूड चेन। इसके बारे में हम समझने वाले हैं। और तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को अच्छी तरह समझते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें इसके बारे में समझनी हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और दोस्तों आपको वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है, हर पॉइंट को अच्छी तरह समझना है, थ्योरी को लास्ट तक आपको देखना है, अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ से भी आपके लिए 2 से 3 प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। और मैं आपको बता दोस्तों यहाँ से खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल से जो आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ है अभी, उसमें भी प्रश्न पूछा जा चुका है, एएलपी में भी पूछा जा चुका है, और आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है, आगे ग्रुप डी में भी पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है 2018 में। 22 का तो मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। खाद्य श्रृंखला के बारे में पहले हम समझेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों खाद्य जाल के बारे में। तो समझेंगे दोस्तों कि खाद्य किसे कहते हैं, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। सबसे पहले समझेंगे दोस्तों खाद्य किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, उत्पादकों द्वारा बनाए गए कार्बनिक पदार्थों में जीवधारियों के लिए उपयोगी ऊर्जा होती है। और इन पदार्थों को क्या कहते हैं हम दोस्तों, खाद्य यानी फूड। यानी दोस्तों ऐसे पदार्थ जिनसे जो है जो उत्पादक होते हैं उनको ऊर्जा प्राप्त होती है, जो जीवधारी होते हैं उनको ऊर्जा प्राप्त होती है, उन्हें कहते हैं हम दोस्तों खाद्य, जो कि भोजन के रूप में जीवधारियों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस खाद्य का उपयोग प्रथम स्तर के उपभोक्ता करते हैं, और इन उपभोक्ताओं को अगले स्तर के उपभोक्ता खाद्य पदार्थों के रूप में खाते हैं, और फिर अगले स्तर के उपभोक्ताओं के लिए स्वयं खाद्य पदार्थ बन जाते हैं। और इस अनुक्रम को हम क्या कहते हैं दोस्तों, खाद्य श्रृंखला यानी दोस्तों फूड चेन। अब उपभोक्ता क्या होते हैं ये भी हम आगे समझेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे दोस्तों। सामान्यतः खाद्य श्रृंखला निम्न प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। जैसे दोस्तों पहला होता है उत्पादक। मान लीजिए दोस्तों
आपके पास कोई खेत है, जब तक आप खेत में फसल नहीं करोगे तब तक ना तो आपको खाने के लिए मिलेगा, ना आपके पशुओं के लिए खाने को मिलेगा, ना ही आप किसी को दे सकते हैं खाने के लिए। तो पहले क्या करना है दोस्तों, आपको उत्पादन उसका करना है, यानी खुद को स्वयं उत्पादक बनना है। तो उत्पादक कौन होते हैं दोस्तों, पादप। हमारे वातावरण में जितनी भी सारे आपको चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे पादप हुआ और भी अन्य चीज़ें होती हैं, तो ये खुद अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पादन करते हैं। तो ये कहलाते हैं दोस्तों उत्पादक। अब इन पेड़ पौधों को जो जीव खाते हैं, जैसे मान लीजिए मनुष्य हुआ या फिर कोई गाय भैंस बकरी जो भी हुआ, वो होते हैं शाकाहारी। यानी जितने शाकाहारी होते हैं वो उन उत्पादकों को खाते हैं, यानी दोस्तों उन उत्पादकों से भोजन प्राप्त करते हैं। फिर आते हैं दोस्तों मांसाहारी। अब मांसाहारी क्या करते हैं दोस्तों, इन शाकाहारियों से भोजन प्राप्त करते हैं। जितने भी शाकाहारी होते हैं उन सभी को वो खाते हैं, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। मांसाहारी के बाद आता है दोस्तों एक सर्वाहारी आता है, जो कि शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है। इसी प्रकार जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप समझिए, जैसे कि ये एग्जाम्पल आपके पास, ये मान लीजिए घास है। घास ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन प्राप्त किया और अपने आप में वृद्धि की, तो वह खाद्य पदार्थ बना किसके लिए दोस्तों, हिरण के लिए। यानी हिरण ने उसे खाया। अब हिरण को खाया दोस्तों शेर ने, क्योंकि शेर मांसाहारी है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं हमारे जो है वातावरण में दोस्तों, और इसी प्रकार से हमारा जो वातावरण है वो मेंटेन रहता है। अगर वातावरण में, हमारे वायुमंडल में, सॉरी दोस्तों वायुमंडल तो नहीं बोल सकता, हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में अगर किसी भी एक चीज़ की वृद्धि कर दी जाए तो दोस्तों जो हमारी मानव जाति है उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरा जो है उत्पन्न हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों ये फूड चेन जो होती है, खाद्य श्रृंखला होती है, या दोस्तों खाद्य जाल जो होता है, ये हमारे वातावरण से रिलेटेड होता है, हमारे वातावरण को मेंटेन करके रखता है। अब चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं, किसी खाद्य श्रृंखला में कोई जीव जो भूमिका निभाता है उसे जीव का पोषण स्तर कहते हैं। पोषक स्तरों को क्रम से T1, T2, T3, T4, T5 आदि के रूप में लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, किस किस के रूप में, T1, T2, T3, T4, T5 के रूप में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। अब चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, प्रकृति में अधिकतम 5 पोषण स्तरों वाली खाद्य श्रृंखला देखी गई है अब तक। 5 से ज़्यादा नहीं होती है, केवल 5 ही होती हैं। लेकिन सामान्यतः खाद्य श्रृंखला 4 प्रकार के पोषण स्तर तक की होती है। अब 5 प्रकार की कौन सी होती है दोस्तों, T1 जिसे हम कहते हैं दोस्तों उत्पादक, T2 प्राथमिक उपभोक्ता, T3 तृतीय उपभोक्ता, और T3 द्वितीय उपभोक्ता, और T4 तृतीय उपभोक्ता। ज़्यादातर यही होती हैं, लेकिन 5वीं कौन सी है दोस्तों, शीर्षस्थ उपभोक्ता T5 जिसे हम कहते हैं। और नोट में आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि शाकाहारी को हमेशा T2 पोषण स्तर पर रखा जाता है, लेकिन मांसाहारियों को भी T2 पोषण स्तर पर रखा जा सकता है जब कोई मांसाहारी शाकाहार कर रहा हो। कब दोस्तों, जब वो किसी शाकाहारी को जो अपना भोजन बना रहा हो। लेकिन मांसाहारी को बना रहा हो तो T3 में रखेंगे। लेकिन जब कोई मांसाहारी शाकाहारी को अपना आहार बना रहा हो तो क्या है, उसे दोस्तों सेकंड पोषण स्तर T2 पोषण स्तर पर रख सकते हैं। और जो शाकाहारी है वो तो T2 होता ही है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं, आपका है खाद्य श्रृंखला के प्रकार, यानी फूड चेन जो होती है उसकी वह कितने प्रकार की होती है, क्या क्या होते हैं, क्या क्या जितने भी प्रकार होते हैं उनमें किस प्रकार से वे अपना कार्य करते हैं, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। जिसमें पहला है आपका दोस्तों चारण खाद्य श्रृंखला या परभक्षी खाद्य श्रृंखला जिसे हम कहते हैं। चारण खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं दोस्तों, ग्रेजिंग फूड चेन या परभक्षी खाद्य श्रृंखला हम इसे कहते हैं। परभक्षी का मतलब है दोस्तों प्रीडेशन फूड चेन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि यह खाद्य श्रृंखला सजीव हरे पादपों से प्राप्त होकर
सॉरी दोस्तों, प्रारंभ होकर शाकाहारी और फिर मांसाहारी यानी दोस्तों जंतुभक्षक तक जाती है। कौन सी श्रृंखला दोस्तों? चारण खाद्य श्रृंखला या परभक्षी खाद्य श्रृंखला जो है ये हरे पादपों से शुरू होकर शाकाहारी तक जाती है, शाकाहारियों के बाद फिर जाती है दोस्तों मांसाहारियों तक। और प्रकृति में अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्रों में इसी प्रकार की श्रृंखला मिलती है। कहाँ पर दोस्तों? हमारी इस पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे ज्यादा कौन सी श्रृंखला मिलती है? चारण खाद्य श्रृंखला या परभक्षी खाद्य श्रृंखला। जलाशयों में मिलने वाली पादप प्लवक, जंतु प्लवक मछली जो होती है, जैसे पादप प्लवक होते हैं उन्हें जंतु प्लवक खाते हैं। जंतु प्लवक को कौन खाता है दोस्तों? मछली। यह अनुक्रम जो है श्रृंखला में घास स्थल में पाई जाने वाली घासें, जैसे घास को खाती है दोस्तों खरगोश खाता है लोमड़ी। ये अनुक्रम जो होता है दोस्तों, ये भी दोस्तों एक चारण खाद्य श्रृंखला के लिए उपयुक्त उदाहरण है। ठीक है। और चारण खाद्य श्रृंखला उत्पादक से प्रारंभ होकर पहले छोटे जीवों के पास जाती है, वो छोटे जीवों से होकर फिर बड़े जीवों तक जाती है। कौन सी श्रृंखला दोस्तों? चारण खाद्य श्रृंखला। तो ये होती है आपकी चारण खाद्य श्रृंखला। अब चलते हैं दोस्तों आगे हम, दूसरी है परजीवी खाद्य श्रृंखला यानी पैरासाइट्स फूड चेन। तो यह श्रृंखला पादपों से प्रारंभ होकर बड़े जीवों से होती हुई छोटे जीवों में जाती है। पहले बड़े जीवों में जाती है, पादपों से प्राप्त होती है, पादपों से जाती है पहले बड़े जीवों में, फिर बाद में छोटे जीवों में जाती है। कि पैरासाइट यानी दोस्तों परजीवी का मतलब है जीव। परजीवी वो जीव होते हैं जो अन्य पशुओं में या जीवों में अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, जो सड़ा गला भोजन जो है खाते हैं। तो इसमें इसका रिलेशन जो होता है दोस्तों वो होता है पहले उत्पादक, फिर शाकाहारी, फिर परजीवी। जैसे उत्पादक हुआ, जैसे पेड़ पौधे हुए, घास हुआ, ये उत्पादक हुआ। अब इसको खाते हैं दोस्तों गाय, भैंस, बकरी। अब इन्हीं के शरीर पर छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, जैसे हम दोस्तों जू होती है ना, जू, वो इनके शरीर पर पाए जाते हैं। अब जू क्या करते हैं दोस्तों? बहुत छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, लेकिन वो उस शाकाहारी से अपना वो जो है भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे वृक्ष को खाता है, पक्षी को खाता है, कीट। और आपको याद रखना है परजीवी अपने शिकार को मारकर नहीं खाता, जबकि उसके शरीर पर छिपकर रहता है। ठीक है। आपने देखा होगा दोस्तों, गाय होती हैं, भैंसें होती हैं, बकरियां होती हैं, या कोई भी जीव हुआ, पशु, आप खुद मनुष्य लगा लीजिए, आपने देखा होगा आपके सिर में जब जू पड़ जाती है तो ऐसा थोड़ी आप जो है आपकी डेथ हो गई, नहीं, होते तो आप जीवित ही हो, लेकिन फिर भी आपसे भोजन प्राप्त कर रहा है वो, तो मरता नहीं है, मारकर नहीं खाता है, लेकिन उसके शरीर पर छिपकर रहता है। जैसे जू होता है जो हमारे बालों में, हमारे सिर पर पाया जाता है। आगे हम चलते हैं दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। अगला है आपका अर्पद या मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला, जिसे हम कहते हैं दोस्तों डेस्ट्रीटस स्पेरोफाइट्स फूड चेन। तो इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होकर इन पदार्थों को खाद्य रूप में उपभोग करने वाले सूक्ष्म जीवियों यानी दोस्तों अपरद हारी से होकर सूक्ष्म जीवियों के परभक्षकों तक जाती है। और ये परितंत्र दूसरे परितंत्र से आने वाले कार्बनिक पदार्थों में निर्भर होते हैं। और शीतोष्ण वन में एकत्रित करकट यानी दोस्तों कचरा में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला इसका एक उत्तम उदाहरण है। जैसे वन होते हैं, उनमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो वो भी इसका एक एग्जाम्पल होता है। और इसे आप समझ सकते हैं जैसे कि दोस्तों सड़े गले मृत पदार्थ जो होते हैं, सड़े गले पदार्थ जो होते हैं, कचरा जो होता है, उससे दोस्तों कीटाणु या कवक खाते हैं, जीवाणु खाते हैं। और जीवाणु को जो जीव खाते हैं उन्हें कहते हैं दोस्तों जीवाणु भोजी। तो ये इसका क्रम है, ये आपको याद रखना है। और इस खाद्य श्रृंखला में जीवाणु एवं कवक प्राथमिक उपभोक्ता की भूमिका निभाते हैं। किसमें दोस्तों? मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला में।
आपसे पूछा जाएगा कि किस खाद्य श्रृंखला में जीवाणु एवं कवक जो है प्राथमिक उपभोक्ता की भूमिका निभाते हैं, और चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? अपराध या मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। इसी प्रकार आगे हम चलते हैं। कुछ चीज़ें हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट नोट है कि सामान्यतः खाद्य श्रृंखला में अपघटकों को स्थान दिया नहीं जाता, यानी अपघटकों को स्थान नहीं दिया जाता, इन्हें पूरी श्रृंखला के नीचे एक साथ लिख दिया जाता है, क्योंकि ये उत्पादक फिर उसके बाद दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता आदि सभी से पोषण प्राप्त ये कर सकते हैं। और इससे अगला पॉइंट आपको याद रखना है, प्रकृति में तीनों प्रकार के भोजन श्रृंखलाएं निरंतर चलती रहती हैं, परंतु अपरद भोजन श्रृंखला वनों तथा घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों में अधिक महत्वपूर्ण होती है, तथा जलीय या समुद्रीय तंत्रों में चारण यानी उसको परभक्षी खाद्य श्रृंखला का अधिक योगदान होता है। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। अब चलते हैं दोस्तों आगे हम बात करते हैं दोस्तों खाद्य जाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं दोस्तों खाद्य जाल की, कि खाद्य जाल होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, किसी खाद्य श्रृंखला में एक साथ बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं चल रही होती हैं, जिसे खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जटिल रूप से धारण करके एक जाल का निर्माण कर लेती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? खाद्य जाल। और खाद्य जाल जितना जटिल होगा, परितंत्र उतना ही अधिक स्थायी रहेगा। और खाद्य जाल का जटिल होना परितंत्र में पोषण की उपलब्धता को बताता है। अब खाद्य जाल किसे कहते हैं, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, ये भी मैं आपके लिए एक बार समझा देता हूँ। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये चूहा है, चूहा को सांप भी खा रहा है, चूहा को बाज भी खा रहा है, चूहा ये दोनों खा रहे हैं चूहा को। अब घास है दोस्तों, ये आपके पास घास को चूहा भी खा रहा है, खरगोश भी खा रहा है, और ये कीट भी खा रहा है। अब इस कीट को क्या है दोस्तों, ये छिपकली भी खाएगी, ये बाज भी खाएगा। अब खरगोश को दोस्तों बाज भी खाएगा। अब क्या होगा दोस्तों, चूहा को सांप भी खा रहा है और सीधा बाज भी खा रहा है, लेकिन सांप को भी बाज खाता है। तो ये जाल हुआ ना एक प्रकार का, कोई किसी को भी खा सकता है। तो ये होता है दोस्तों जाल, ठीक है। और इसे ही हम दोस्तों क्या कहते हैं? खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। एक तो हुआ खाद्य जाल, एक होता है दोस्तों खाद्य श्रृंखला। खाद्य जाल को आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये प्रकृति में 5 प्रकार का ये जो है पाया जाता है। घास स्थल के खाद्य जाल के चित्र के रूप में जो इसे 5 प्रकार से समझाया गया है, ठीक है। जिसमें पहला है दोस्तों घास होता है, घास को खाता है दोस्तों टिड्डा, और टिड्डा को खाता है बाज। फिर होता है दोस्तों घास को खाता है टिड्डा यानी ग्रास हॉपर, और ग्रास हॉपर को खाता है दोस्तों छिपकली, और छिपकली को खाता है बाज। फिर अगला होता है दोस्तों घास को खाता है खरगोश, खरगोश को खाता है बाज को खाता है दोस्तों गिद्ध या लोमड़ी या मनुष्य। उसी प्रकार दोस्तों घास होता है, घास को खाता है चूहा को खाता है बाज। फिर अगला होता है दोस्तों घास को खाता है चूहा को खाता है सर्प, और सर्प को खाता है बाज। तो इस प्रकार की 5 श्रृंखलाएं होती हैं खाद्य जाल की, तो ये आपको याद रखनी है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं आपके लिए बता देता हूँ, जो खाद्य श्रृंखला में जो है फूड रिएक्शन जो होती तो एक दिशीय होती है, यानी एक ही दिशा में होती है, लेकिन बहुत सारे पथों से होकर होती है। जैसे दोस्तों चूहा है, इसके 2 पथ हुए, सांप भी खा रहा है इसे, बाज भी खा रहा है। घास है, जैसे इसे खरगोश खा रहा है, चूहा खा रहा है, टिड्डा भी खा रहा है। तो हो तो कई पथों में हो रहा है, लेकिन होता किस प्रकार से है दोस्तों? एक दिशीय। कई पथों से होकर होता है, लेकिन होता एक दिशीय खाद्य जाल में। किसमें दोस्तों? खाद्य जाल। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, और याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ELP टेक्नीशियन में और आपका ELP में भी पूछा जा चुका है, अभी जो हुआ है आपका उसी में, कि खाद्य जाल में जो है भोजन संचरण की जो स्थिति होती है, जीव के उत्पादक भोजन प्राप्त करने की जो स्थिति होती है, वो किस प्रकार की होती है? एक दिशीय होती है, बहुदिशीय होती है, या दोनों होते हैं, या किसी प्रकार की नहीं।
तो एक दिशीय होती है लेकिन बहुत सारे पथों से होकर। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं खाद्य पिरामिड के बारे में। दोस्तों देखिए, 1 मिनट में आपके लिए बता देता हूँ कि ये तो हुआ खाद्य जाल। एक होता है दोस्तों खाद्य श्रृंखला, जो कि मैं आपके लिए पहले बता चुका हूँ। खाद्य श्रृंखला में भी बहुत सारे पथों से होकर नहीं होता है, लेकिन होता एक दिशीय है। वहाँ भी एक दिशीय होता है और यहाँ पर भी एक दिशीय है। लेकिन आपको याद रखना है, केवल वहाँ पर केवल एक दिशीय मिलेगा, यहाँ पर कई सारे पथों से होकर एक दिशीय मिलेगा खाद्य जाल में। अब आगे हम चलते हैं, खाद्य पिरामिड होते हैं। खाद्य पिरामिडों के बाद आता है पारिस्थितिकी पिरामिड, जिससे दोस्तों खाद्य पिरामिड को हम कहते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड, यानी दोस्तों अल्टोनियम पिरामिड इसे हम कहते हैं। यानी दोस्तों पिरामिडों के बारे में सबसे पहले एल्टन साहब ने समझाया था, यानी बताया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खाद्य पिरामिड की अवधारणा सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने दी थी। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और अलग अलग पोषण स्तरों में जीवों को उनकी संख्या, जैव व्यवहार एवं ऊर्जा के आधार पर जमाने पर बनने वाले त्रिभुज रूपी संरचना को क्या कहते हैं हम दोस्तों? खाद्य पिरामिड। जैसे ऊर्जा के आधार पर जमाते हैं, संख्याओं के आधार पर, भार के आधार पर जो त्रिभुज का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं दोस्तों खाद्य पिरामिड। और पिरामिडों में आधार पर उत्पादक, उसके बाद क्रम से प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता आदि को लिखा जाता है। यदि पिरामिड का आधार सबसे बड़ा है तो वो सीधा पिरामिड कहलाएगा, और यदि पिरामिड का आधार छोटा है तो वो उल्टा पिरामिड कहलाएगा। जैसे दोस्तों आधार बड़ा है तो ये क्या है दोस्तों? सीधा पिरामिड। और आधार छोटा है तो ये उल्टा पिरामिड। अब ये संख्या का पिरामिड है दोस्तों। संख्या का पिरामिड उल्टा भी हो सकता है, छोटा सीधा भी हो सकता है। जैसे सीधे की हम बात करें, आपका सीधा है, यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों आप कि ये घास है, घास में कितने सारे जो है घास के पौधे होंगे। फिर उसके बाद उसे कीट खाते हैं तो कीटों की थोड़ी सी संख्या कम होती चली जाती है। अब कीट को खाया दोस्तों मेंढक ने, अब मेंढक को खाता है दोस्तों सांप, तो एक ही होता है, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, लेकिन सांप को खाया बाज ने या मोर ने, तो यहाँ पे धीरे धीरे जो है ये संख्या कम होती चली जाती है। अब ये पिरामिड सीधा भी हो सकता है, सॉरी दोस्तों उल्टा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वृक्ष है, वृक्ष पर बहुत सारे पक्षी होते हैं, पक्षियों में बहुत सारे कीट जो होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जो इनके जो पैरासाइट जिन्हें हम कहते हैं, जो कि इन्हीं के शरीर में पाए जाते हैं। जैसे जू होती हैं, ठीक है, और इन जू को खाते हैं दोस्तों छोटे छोटे इनको पैरासाइट जो होते हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। ठीक है, आगे अब हम दोस्तों बात करते हैं, अगला है दोस्तों आपका जैविक भार पिरामिड। ठीक है दोस्तों, यह प्रत्येक पोषण स्तर पर खड़ी फसल के कुल जीव संहति को दर्शाता है, यानी कुल जीव को दर्शाता है। और खड़ी फसल पर जैव भार किसी दिए हुए समय में सजीव पदार्थ की मात्रा है। इसे 200 ग्राम या यूनिट क्षेत्रफल या 200 कैलोरी या एकांक क्षेत्र के क्षेत्रफल के द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है। और अधिकतर स्थलीय परितंत्रों में जीव संहति का पिरामिड सीधा होता है, जबकि जलीय परितंत्रों में जीव संहति का पिरामिड जो है उल्टा होता है। और तालाब में, उदाहरण के लिए दोस्तों, तालाब में पादप प्लवक मुख्य उत्पादक होते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों इसे हम पहले एक बार चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह है आपका जैव भार का चित्र। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वृक्ष है, ठीक है, और वृक्ष के ऊपर चिड़िया है, वृक्ष का भार ज़्यादा होगा। और धीरे धीरे ये जो भार है, जैसे इस पर पक्षी होते हैं उनका भार वृक्ष से कम होता है, और पक्षियों पर होता है जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो इनसे ही खुद अपना पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, जो भोजन इससे प्राप्त करते हैं। जैसे जू हुआ, जू जो होती हैं पक्षियों में, वो इन पक्षियों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो पक्षियों से कम भार किसका हुआ? जू का। तो इस प्रकार से वजन कम होता चला जाता है। जैसे घास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं घास को खाया गाय ने, जैसे गाय है और गाय को खाया दोस्तों भेड़िए ने, तो गाय से कम वजन किसका हुआ? भेड़िए का। और भेड़िए को खाया दोस्तों शेर ने।
ठीक है, तो उसका वजन ज़्यादा होगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये उल्टा भी होता है, जैसे कि ये बहुत सारा जो है दोस्तों जीव है। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि बहुत सारे जीवों को इकट्ठा कर दिया जाए, लेकिन वजन कम होता है। छोटे छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी छोटी छोटी मछलियाँ खाती हैं। छोटे छोटे जीव जो होते हैं जल में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, तो उन्हें वजन तो कम होता है, लेकिन उन्हें क्या खाता है दोस्तों, बड़ी मछलियाँ उनसे जो है छोटी मछलियाँ खाती हैं, तो वजन बढ़ता जा रहा है। और छोटी मछलियाँ बड़ी मछलियाँ खाती हैं तो वजन और ऊपर ज़्यादा बढ़ गया। तो ये उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों ऊर्जा पिरामिड के रूप में। ऊर्जा पिरामिड किस प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की कुल मात्रा को दर्शाता है। प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा की कुल मात्रा को ये दर्शाता है। और ऊर्जा को कैलोरी एकांक क्षेत्र या एकांक समय या कैलोरी एकांक क्षेत्र या एकांक समय के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उत्पादक सूर्यों से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा रासायनिक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अतः उत्पादकों के पास सर्वाधिक ऊर्जा पाई जाती है और इसलिए ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं। क्योंकि दोस्तों उत्पादक जो होते हैं, जैसे वृक्ष हुआ, घास हुआ, तो इनके पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा पाई जाएगी, क्योंकि दोस्तों यही तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो है भोजन प्राप्त करते हैं। इंसान थोड़े ही प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, पादप ही कर सकता है केवल, तो इसलिए इनके पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा पाई जाती है। और इसलिए दोस्तों ये सीधे भी होते हैं। ठीक है, ये कभी भी उल्टे नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा दोस्तों आपका, ये रहा, एक मिनट दोस्तों, ये रहा आपका, ये हमेशा सीधे पाए जाते हैं। जैसे दोस्तों ये पादप को खरगोश ने खाया, खरगोश को भेड़िए ने शेर को खाया, भेड़िए को खाया शेर ने। जैसे यहाँ पर एक छोटे छोटे कीट हैं, उत्पादक हैं, शैवाल हैं, जो पानी पर पाए जाते हैं, और इनको खाया दोस्तों छोटी मछलियों को खाया बड़ी मछलियों ने। तो ये हमेशा सीधे होते हैं, ना कि उल्टे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ तक आपको अगर कंटेंट पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। आगे हम चलते हैं दोस्तों, आगे हम बात करते हैं दोस्तों ऊर्जा दशांश का नियम, यानी दोस्तों ऊर्जा स्थानांतरण का नियम। जो ऊर्जा का 10% अगले जीव को जाता है ना, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास जितनी ऊर्जा है, आपके पास कोई ऊर्जा है, सॉरी इस प्रकार से नहीं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई पादप है, किसी पादप के पास मान लीजिए दोस्तों 1 कैलोरी जो है 1000 कैलोरी ऊर्जा है। अब उसको खाया दोस्तों मान लीजिए गाय ने भी ऊर्जा प्राप्त की उससे, पादप से। तो उसका कितना प्राप्त किया, केवल उसका 10%। जैसे मान लीजिए पादप के पास 1000 कैलोरी था, तो उसका 10% आप निकाल लीजिए, 100 आएगा, तो 100 कैलोरी प्राप्त हुई गाय को। और गाय को खाया मान लीजिए दोस्तों शेर ने, ठीक है, शेर ने खाया, तो शेर के पास कितना जाएगा, 100 का 10%, केवल 10। तो इस प्रकार से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, और इस नियम को दिया था लिंडेमान साहब ने। और इस पोषण स्तर, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा प्रवाह होते समय केवल 10% ऊर्जा आगे स्थानांतरित होती है। शेष ऊर्जा 90% ऊर्जा को वातावरण में जो है मुक्त कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्पादक होता है, उत्पादक के बाद होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय और शीर्षस्थ उपभोक्ता। मान लीजिए इसके पास था 10,000 कैलोरी उत्पादक के पास, तो उत्पादक के पास तो 10,000 कैलोरी हुआ, और इसे खाया दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता ने, जैसे गाय ने या भैंस ने या बकरी ने खाया इसे, इस पादप को, तो इसके पास गया 1000 कैलोरी। कितना दोस्तों, 10,000 का 1%, 10,000 का 10%। अब इससे जाएगा द्वितीय उपभोक्ता को, तो 1000 का 10%, 100 हुआ। फिर द्वितीय से जाएगा तृतीय को, तो 100 का 10%, केवल 10। फिर तृतीय से जाएगा चतुर्थ यानी दोस्तों शीर्षस्थ उपभोक्ता को,
जो कि जाएगा 10 का 10% केवल 1%। तो इस प्रकार से जो है चलता रहता है निरंतर, और बाकी जो ऊर्जा होती है वो वातावरण में जो है रिलीज होती रहती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे हम चलते हैं दोस्तों, आगे हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें आपको समझना है, देखना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको याद रखनी है ये सारी चीज़ें। अलग अलग परिस्थितियों में उगने वाले पादप, ये मैंने यहाँ पर अलग से इंक्लूड किया है क्योंकि दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक जीरोफाइट पादप होते हैं जिन्हें दोस्तों हम मरोद्भिद कहते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पादप होते हैं। एक होता है दोस्तों क्रायोफाइट, निम्न ताप में उगने वाले पादप। और मीजोफाइट यानी दोस्तों समुद्रभिद पादप जो होते हैं, ये स्थलीय पादप जो थोड़े जल व थोड़े स्थल में पाए जाते हैं। और हेलोफाइट पादप जो कि लवणीय मृदा में उगने वाले पादप होते हैं। और हाइड्रोफाइट जो होते हैं दोस्तों, ये जलीय पादप होते हैं यानी जल में उगने वाले होते हैं। और लिथोफाइट जो कि चट्टानों में उगने वाले होते हैं। चेस्मोफाइट्स जो होते हैं दोस्तों, ये चट्टानों की दरारों में उगने वाले पादप होते हैं। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। आगे हम चलते हैं दोस्तों, कुछ पॉइंट हैं आपको याद रखने हैं। जैसे दोस्तों फसल के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान 5.5 से 7 होना चाहिए। और सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है दोस्तों? काली दोमट मिट्टी। मिट्टी की अम्लता कम करने के लिए दोस्तों जिप्सम, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड आदि मिलाए जाते हैं। एक होता है दोस्तों ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या होता है दोस्तों? भूरे काले रंग का जो है पदार्थ है जो जैव पदार्थों के अंशतः सड़ने व गलने से बनता है। यह मिट्टी का जो है दोस्तों जैविक अंश कहलाता है, यानी जैविक अंश होता है। और अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि मिट्टी की सबसे ऊपरी परत पर ह्यूमस, ऊपरी परत जो होती है मिट्टी की सबसे ऊपर की, उसे कहते हैं दोस्तों हम ह्यूमस, जिसमें दोस्तों जैविक पदार्थ की मात्रा भरपूर पाई जाती है। बहुत ज़्यादा में जो है जैविक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं, जो ज़मीन की ऊपरी परत जो होती है मिट्टी की उसमें। तो दोस्तों ये आज का आपका टॉपिक था खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, और कंटेंट अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो को दोस्तों लाइक करना है, शेयर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।